हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं अपना चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स में भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अभी हम कवर करेंगे अपने वीडियो लेक्चर के अंदर दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। डन। अगर मैं थर्मोकेमिस्ट्री की बात करूं तो थर्मोकेमिस्ट्री दो वर्ड से बना हुआ है, थर्मो एंड केमिस्ट्री। थर्मो का मतलब आपके पास क्या होता है, हीट चेंज, मतलब whatever the energy is getting transferred, बराबर। एंड केमिस्ट्री इज व्हाट, इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम डील करेंगे कि किसी भी एक गिवन केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से हीट का चेंज हो रहा है, बराबर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहली चीज कि हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस मींस एनी रिएक्शन इन विच हीट इज गेटिंग एक्सचेंज्ड। तो हमने उनको दो पार्ट से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, याद करने की सिंपल सा फंडा है, एंडो, एंडो के अंदर आपके पास EN आता है ना, मतलब एंटर, आपके पास क्या होगा, एंटर। एक्सो, एक्सो के अंदर मतलब मैं बोल सकती हूं इट इज एग्जिट, बराबर। एंटर मतलब कोई चीज अंदर आ रही है और एक्सो मतलब कोई चीज क्या कर रही है, बाहर जा रही है। क्लियर है? तो कैन आई राइट कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब सिंपल सी चीज है, उसके अंदर आपके पास रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, तो उसको आप एनर्जी दे रहे हो बाहर से। क्लियर? ठीक है। एंड एक्सोथर्मिक का सिंपल सा मतलब होता है हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड बोलो या रिलीज्ड बोलो, इट इज अप टू यू। ओके, ठीक है। तो एंडो मीन्स वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एक्सो मीन्स वेयर हीट इज रिलीज्ड। डन। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग एक बार थोरली देख लेते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि हमने बोला कि आपके पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो बच्चा क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई लेट अस सपोज आई हैव रिएक्टेंट प्लस एनी डेल्टा एच की वैल्यू, लेट अस सपोज एक्स, ठीक है, किलो कैलोरीज, ठीक है, विल गिव प्रोडक्ट। पहला रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की तरफ मैं एक्स, कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज की एनर्जी में ऐड कर रही हूं एंड इट विल गिव यू योर प्रोडक्ट, बराबर। सेकंड में क्या कर सकती हूं, आई कैन राइट रिएक्टेंट गिव्स P माइनस एक्स कैलोरीज। बोलो, डन है। जो चीज इधर प्लस में है उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो गई। ओके। एंड तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो इस तरीके से होगा, R गिव्स प्रोडक्ट, और आपके पास बच्चा साइड में लिखा होगा डेल्टा H की वैल्यू आपके पास कैसी है, पॉजिटिव। सिंपल, ठीक है। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या, व्हाट इज डेल्टा H? डेल्टा H इज चेंज इन योर एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब आपके पास हम बोल सकते हो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। बोलो, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। बोलिए जी, ओके है, ठीक। पॉजिटिव है मीन्स ये टर्म आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पे दैट योर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ योर प्रोडक्ट। बच्चा, रिएक्टेंट इतना स्टेबल है कि हमें उसको बाहर से एनर्जी दे के और उसको तोड़ना पड़ रहा है ताकि वो क्या दे, प्रोडक्ट, बराबर है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, अगर कभी कोई एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए तो। डिसोशिएशन रिएक्शंस, जनरली दीज ऑल आर योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी चीज को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। वी कैन राइट फ्यूजन रिएक्शंस, वेपराइजेशन रिएक्शंस, सब्लिमेशन रिएक्शंस, मतलब ये तीनों के तीनों आपके पास फेज चेंज की रिएक्शंस है। Then we see photosynthesis. Photosynthesis is also your a kind of endothermic reaction. Done? ठीक है। अगर एंडो डन हो गया तो लेट्स मूव टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो, जिस तरीके से हमने एंटर करवाया था उसी तरीके से हम एग्जिट करवाएंगे, है ना। तो हम ऐसा बोल देते हैं रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट प्लस एक्स कैलोरीज, बराबर। बच्चा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और एक्स कैलोरीज आप देख रहे हो प्रोडक्ट की तरफ है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ से हीट क्या हो रही है, निकल रही है। डन। सेकेंड हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट माइनस एक्स कैलोरीज विल गिव यू प्रोडक्ट। बोलो, ठीक है।
एंड सबसे जो ज़्यादा यूज में आएगा दैट वुड बी रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट, और पीछे लिखा आएगा डेल्टा एच इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, इट इज -x कैलोरीज, बराबर। कोई भी डेटा हो सकता है, -5, -10, -15, वट एवर इट इज, बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा एच वापस से मैं वही कर दूँ, डेल्टा एच इज व्हाट, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, और नेगेटिव है मीन्स दिस इज लेस देन 0। देखिएगा ये था ग्रेटर देन 0, ये आपके पास क्या होगा, लेस देन 0। बताओ, हियर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वुड बी मोर। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये मेरे हो गए। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो बेसिकली अब हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आप देखना उसके अंदर से वी विल बी क्लासिफाइंग इनटू एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक वन। जैसे कंबशन रिएक्शन, व्हाट आर कंबशन रिएक्शंस? ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज करके बर्न करते हैं अपने कंपाउंड को, ताकि वो क्या दे दे, CO2 दे दे, वाटर दे दे, बराबर। तो कंबशन रिएक्शंस, दीज ऑल आर योर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज व्हाट, ठीक है, हम सिंपल सी चीज़ है, एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, वो जो हमने एयर इनहेल की है वो बहुत टाइप के प्रोसेसेस करने के लिए, अपने पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज़ योर रेस्पिरेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स जिसमें एक एसिड और एक बेस मिलके आपके पास सॉल्ट और वाटर दे देते हैं। फिर कुछ फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन क्या है वही अपना आप नेक्स्ट टॉपिक होगा, वी विल बी स्टडिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, राइट। तो इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप, एंडो एंड एक्सो, बट जनरली ये सारी भी कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक। डन। तो अगर आपसे कभी कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो बेस्ट है कि आप कंबशन लिख सकते हो, आप रेस्पिरेशन लिख सकते हो, आप न्यूट्रलाइजेशन लिख सकते हो, बिकॉज दीज ऑल आर योर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो अपने पास आता है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव किया तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी ली गई है या कितनी एनर्जी रिलीज की गई है, बराबर। दैट इज योर एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन। डन। अब मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। इवोल्व्ड होगा तो दैट वुड बी व्हाट, एक्सो। एब्जॉर्ब्ड होगा तो दैट वुड बी एंडो। डन है। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं ऐसा कर सकती हूँ, H2 है, हाफ O2 के साथ कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होके बच्चा अपने पास H2O दे रहा है। बोलो, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ दिस इज H2 इज प्रेजेंट इन गैशियस फॉर्म, O2 इज इन गैशियस फॉर्म, लेट अस सपोज वाटर इज आल्सो इज इन गैशियस फॉर्म, बराबर। ठीक है, क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? आप देख लो, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। सबकी स्टेट्स मैंने अच्छे से मैनेज यहाँ पे बैलेंस करके सब अच्छे से लिखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जितनी भी हीट रिलीज होगी, जो भी इसका डेल्टा एच होगा, ठीक है, लेट अस सपोज इट इज एक्स, ठीक है, इसका जो भी डेल्टा एच होगा आप उसे बोलोगे हीट ऑफ रिएक्शन। बोलो, इसको आप क्या बोल दोगे, हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, कभी कभी ना बच्चा ऐसा लिख के आ जाता है, H2 लेट अस सपोज गैस प्लस O2 गैस विल गिव यू H2O गैस। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इसे हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो? सीट, बताओ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, दिस इज नॉट बैलेंस्ड, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। और अगर आपके रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो योर फर्स्ट एंड द कोर स्टेप इज, सबसे पहले आप रिएक्शन बैलेंस करो। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितनी भी हीट का एक्सचेंज होता है आप उसे बोलोगे हीट ऑफ रिएक्शन। इज दिस क्लियर? बताओ, डन है? ठीक है, तो दिस इज माय वन एग्जांपल फॉर हीट ऑफ रिएक्शन। अब मैं इसे आगे प्रोसीड करती हूं। अब देखो, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला लिखा है रिएक्शन कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन कंडीशन? बेसिकली जब भी मैं रिएक्शन कंडीशंस की बात करूंगी तो हम जो हीट मेजर करते हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। हम टेम्परेचर को आपके पास क्या रखते हैं बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं ये भी हम दो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर करते हैं।
at constant pressure and at constant volume। और ये सारा का सारा हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर कवर कर लिया है, बराबर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पे हीट चेंज देख रही हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, ठीक है। आई शुड राइट हीट चेंज, ठीक है, जिसमें मैंने पहली कंडीशन क्या डाली है कि भाई मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट करने के टाइम पे मैं दो कंडीशंस को फॉलो करूंगी, फर्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकंड वन इज आल्सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर। अब आप मुझे बताओ, पहला जल्दी से बताना, ये तो अपना थर्मो का पार्ट था पहले जो अपन पढ़ चुके हैं, कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोला जाता है, डेल्टा एच, पक्का। और दूसरा हम बोलते हैं हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू, या आपको बुक्स में देखने को मिलेगा डेल्टा ई, ठीक है। तो कैन आई राइट इट एज डेल्टा एच इज व्हाट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड व्हाट इज डेल्टा यू, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ, इज दिस क्लियर। तो रिएक्शन की कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कि भाई आप कांस्टेंट प्रेशर पे डील कर रहे हो या फिर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे डील कर रहे हो। डन है इतना, बताओ, ठीक है, ओके। आई कैन ऑल्सो राइट अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अगर इन दो के बीच के रिलेशन की बात करी जाए ना, तो हमने वो भी डिराइव किया हुआ है, मैं यहाँ पे कॉर्नर के अंदर मेंशन कर देती हूँ। वी हैव रिटन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, बराबर। और हम इसको और भी एक्सटेंड करते हैं, प्लस डेल्टा NgRT। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, डेट इज P डेल्टा V, बराबर। सो दीज आर आर रिलेशनशिप्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है इतना, ओके। तो मैंने पहले बोला कि क्या तो मैं डेल्टा एच की बात करूंगी या फिर मैं डेल्टा यू की बात करूंगी इस चैप्टर में, ओके। चलो नेक्स्ट के ऊपर चल लेते हैं। अब कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट से क्या फर्क पड़ेगा, लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आई एम राइटिंग कि भाई मेरे रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको एक सिंपल नोटेशन की फॉर्म में लिखने का ट्राई कर लेती हूँ, आर गिव्स पी कर देती हूँ, ठीक है। या मैं बोल देती हूँ ए gives B, बराबर। R A is my reactant and B is my product। तो रूल नंबर 1, क्वांटिटी का मतलब क्या, मतलब मैंने बोला A जब B में कन्वर्ट हो रहा है, लेट अस सपोज डेल्टा H है X किलो जूल्स, बोलो इज दिस क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं कर दूंगी भाई मुझे तो 2A चाहिए, 2A gives 2B, बोलो 2A ने अगर 2B दिया है तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी बच्चा कितनी हो जाएगी, बात मुझे बताओ। आपने पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अगर आप कोई भी ऐसा समझो एक्स फैक्टर अपनी रिएक्शन के साथ लगाते हो तो सेम फैक्टर आपको डेल्टा एच के साथ भी लगाना है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग योर एंटायर रिएक्शन बाय 2 देन यू शुड मल्टीप्लाई योर डेल्टा एच बाय 2। तो आपका डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, 2x। इज दिस क्लियर। किसी भी रिएक्शन को किसी भी फैक्टर के साथ अगर आप लगाओगे, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको डेल्टा एच को भी 2 से, 5 से, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर आप ए और बी को आपस में डिवाइड करते हो, क्या करते हो, डिवाइड, बराबर है। तो डिवाइड करोगे तो ए और बी के साथ साथ आपको डेल्टा एच को भी सेम फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, अरे बोलो, ठीक है। तो कैन आई सिंपली राइट कि भाई अगर मैं मेरे गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किसी भी एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई या एक्स फैक्टर से डिवाइड करती हूँ तो उसके डेल्टा एच को भी एक्स फैक्टर से ही मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर जी, बोलो डन है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो देखो मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैंने बोला H2 है, H2 इज इन गैसियस फॉर्म, हाफ O2 है, O2 इज ऑल्सो इज इन गैसियस फॉर्म, इट विल गिव यू H2O, और H2 आपके पास किस में होगा, गैसियस फॉर्म में। बोलो, पहली चीज डन है। सेकेंड रिएक्शन में लिख रही हूं H2 इज इन गैसियस फॉर्म, O2 इज इन गैसियस फॉर्म,
बट मेरे पास जो वाटर बना है वो लिक्विड फॉर्म में बना है। जो अपन ब्रैकेट में लिखते हैं अपन इन्हीं को फिजिकल स्टेट्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पे गैस लिखा, गैस लिखा, गैस लिखा, यहाँ पे मैंने गैस लिखा, गैस लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, लिक्विड लिखा, बराबर। मैं और एग्जांपल भी लेती और वहाँ पे एस लिखती तो एस वुड हैव बीन माय सॉलिड स्टेट। ओके, अब मुझे क्या यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, लेट्स सी। मुझे ये ध्यान रखना है कि आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट तो दोनों में सेम है, बट प्रोडक्ट की जो मैं ऐसा बोल दूं फिजिकल स्टेट्स हैं वो दोनों अलग हैं। एक में पानी है गैसियस स्टेट में और एक में आपके पास पानी किस में है बेटा, लिक्विड स्टेट में, बराबर। तो अगर इसका डेल्टा एच होगा कुछ x कैलोरीज, तो ध्यान रखना इसका डेल्टा एच होगा कुछ y कैलोरीज। ये दोनों सेम नहीं होंगे, बराबर है। ओके, लेट अस सपोज अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, आपको दिख रहा है दिस इज अ काइंड ऑफ कंबशन रिएक्शन, तो मैं ऐसा बोल सकती हूं इट इज -x, तो इट वुड बी -y। बोलो, क्लियर है? ठीक है, आपने स्टेट बदला तो आपके डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या करेगा, बदलेगा। क्यों बदलेगा? देखो, गैसियस स्टेट था, गैसियस स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए, बराबर, उसको कम एनर्जी लगेगी। बट आप देख रहे हो गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो पहले आपके पास H2O गैस बनेगा एंड दैट H2O गैस वुड बी कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड। तो अपना एक स्टेप बढ़ गया ना बच्चा, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी जो फर्स्ट वाले रिएक्शन से क्या करेगी, अलग होगी। तो हमें के हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा फिजिकल स्टेट जो लिखा गया वो सही है कि वो सही नहीं है। डन। अगर आप फिजिकल स्टेट बदलेंगे तो आपकी एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब क्या, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अपन 10th में पढ़ के आए हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन ग्रेफाइट होता है, कार्बन डायमंड होता है और कार्बन फुलरीन होता है। यस और नो, बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लाओ एक बार मैं कार्बन ग्रेफाइट ले लेती हूँ, ठीक है, मिलके आपके पास क्या दे देगा, बोलो। डन है, ठीक है। CO2 इज इन गैसियस स्टेट, तो मैं गैस लिख ही देती हूँ। एक बार मैं कार्बन डायमंड ले लेती हूँ, ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके आपके पास क्या दे देगा, बोलो। इज दिस क्लियर? मैंने क्या बोला कि भाई एक बार मैंने लिया है कार्बन ग्रेफाइट और दोबारा मैंने कार्बन क्या लिया है, डायमंड। अब मैंने दो डिफरेंट एलोट्रॉप्स लिए, है तो कार्बन ही, परफेक्ट ना, है तो मेरे पास कार्बन ही। बट बच्चा आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो दोनों डिफरेंट है। वन इज इन ग्रेफाइट फॉर्म, ग्रेफाइट इज व्हाट, जो आपके पेंसिल की लिड होती है, एंड अनदर वन इज डायमंड, बराबर है, जो आपको भविष्य में देने के काम आएगा, बराबर, ठीक है। तो ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें तो अगर इसका डेल्टा एच होगा कुछ x कैलोरीज, तो बच्चा इसका डेल्टा एच होगा कुछ y कैलोरीज। और O2 के साथ है तो कंबशन रिएक्शन से तो -x और -y लगा सकती हूँ मैं, बराबर। बताओ, ठीक है। मतलब अगर आप अलग अलग फॉर्म्स लोगे किसी भी एक गिवन कंपाउंड की, तो आपका डेल्टा एच का वैल्यू भी अलग होगा। क्लियर है? बताओ, देखो, स्टेट बदलोगे तो भी डेल्टा एच बदलेगा, आपने देखा एलोट्रॉपिक फॉर्म बदलोगे तो भी आपके पास डेल्टा एच क्या करेगा, बदलेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो टेम्परेचर के साथ जब भी अपन डिपेंडेंस देखते हैं ना, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं किरशॉफ इक्वेशन। हम लोग उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, किरशॉफ, ठीक है। अब किरशॉफ इक्वेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, तो देखो, अगर आपको अच्छे से डेल्टा एच और डेल्टा यू का फॉर्मूला है तो फटाफट मुझे बता दो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच? डेल्टा एच इज इक्वल टू CPm इंटू डेल्टा टी, ऐसा ही होता है, बोलो यस और नो। डन। डेल्टा यू इज इक्वल टू CVm इंटू डेल्टा टी, बताओ, ऐसा ही होता है। डेल्टा एच जनरली अपन बोलते हैं NCP डेल्टा टी और NCV डेल्टा टी, बराबर ना। मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक से ज्यादा, मैं रिएक्शन है ना बच्चा, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो सकता है,
है ना। मुझे सबका सीपी मेजर करना पड़ेगा, मुझे सबका यहाँ पे सीवी मेजर करना पड़ेगा, टेम्परेचर का कितना चेंज है वो आना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर के साथ मेरी हीट कैसे वेरी हो रही है मुझे वो देखना पड़ेगा। तो मैं ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। आ जाओ, ठीक है, एक एक करके आ जाओ। सबसे पहला आई कैन राइट कि भाई मेरा जो डेल्टा एच है वो होगा, ऐसा लिख दूं, डेल्टा एच एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच एट टेम्परेचर T1। बताओ, तो डेल्टा एच इज व्हाट, टोटल चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं 50 डिग्री पे थी, 50 डिग्री से मैं 100 डिग्री पे आ गई, तो मैंने टेम्परेचर बदला ना, तो डेल्टा एच भी बदलेगा, परफेक्ट है ना। और अगर बच्चा अपना डेल्टा एच बदलेगा और दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है, तो डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1। क्लियर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अगले पे चलते हैं। अब मैं डेल्टा CP लिख रही हूँ, तो देखो CP के लिए मैं एक रिएक्शन लिख लेती हूँ, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। बोलो डन है। अगर मैं यहाँ पे कोई मुझे बोले कि प्लीज राइट इट्स डेल्टा CPM, अब डेल्टा CPM हम क्या बोलेंगे, सिग्मा CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा CPM ऑफ रिएक्टेंट्स। बोलो डन है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बात करूं तो अब आप बच्चा मुझे बताओ प्रोडक्ट में कौन है, C और D है। C कितनी बार है, C टाइम्स C इंटू CP ऑफ C प्लस D इंटू CP ऑफ D माइनस A इंटू CP ऑफ A माइनस B इंटू CP ऑफ। बोलो दिस इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। बोलो टोटल CPM हो गया। और आपको पता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा T, तो डेल्टा T तो मैं ऐसा ही लिख सकती हूँ, ठीक है। आई कैन राइट डेल्टा T एस, आ जाइए, डेल्टा T इज व्हाट, T2 माइनस T1। बता दीजिए, है ना। सेम चीज हम किसके लिए लगा सकते हैं, डेल्टा U के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। अपन लिख सकते हैं डेल्टा U तो क्या होगा, डेल्टा U एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा U एट टेम्परेचर T1, ठीक है। CV भी वही, CV ऑफ प्रोडक्ट माइनस CV ऑफ रिएक्टेंट। सिग्मा मतलब क्या, समीशन है सबका, बराबर। और डेल्टा T इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। बोलो इज दिस क्लियर। अगर ये चीज समझ आ गई हो तो लेट्स मूव टू 1 PYQ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखना आराम से देखना। कह रहे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। अपन 10th में पढ़ के आए, सब्लिमेशन का मतलब क्या, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकती हूं कि I2 है, I2 आपके पास सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे आपके पास I2 है, I2 आपके पास गैसियस स्टेट में जा रहा है, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ चलो ये परफॉर्म में जा रहा है। ओके बताओ कोई दिक्कत। सब्लिमेशन यही हो गया, दैट सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ओके, अब कह रहा है दैट द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज इतना एट 200 डिग्री सेल्सियस। भाई पहले मैं गिवन डेटा लिख लेती हूँ। जब मेरा टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस तो मेरा डेल्टा H, ठीक, इसको T1 नाम दे दो, डेल्टा H एट टेम्परेचर T1 है कितना, 24 कैलोरी पर ग्राम। बोलो डन है। If specific heat of I2 solid, what do you mean by specific heat of I2 solid? मतलब specific heat मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ ये आपके पास किसकी वैल्यू दे रखी है, बोलो, अरे बताओ, CP की वैल्यू दे रखी है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इसकी वैल्यू है, सॉलिड की है 0.055, ओके, ठीक है, और इसकी है 0.031। ये मेरे पास CP की वैल्यू दे रखी है, बताओ। स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई दिस इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, पर केजी या पर ग्राम ऑफ योर गिवन कंपाउंड। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, CP लिख दिया 0.055 सॉलिड का, और इसका ही लिख दिया, चलो ये गिवन हो गया। फिर कह रहा है देन द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मुझे एंथैल्पी ऑफ क्या चाहिए है, सब्लिमेशन एट 250, ठीक है। अगर मेरा टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तो मेरा, ठीक है,
डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्वेश्चन है। अब आप एक बात देखो, अब दिमाग में क्या चलना चाहिए इस क्वेश्चन को देखते के साथ, दो टेम्परेचर हैं, दो डेल्टा एच हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सीपी दे दिया, मतलब बिंदास क्या लगाओ, किरचॉफ इक्वेशन, बराबर है। दो टेम्परेचर, दो डेल्टा एच की वैल्यू, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आपके पास क्या दे दिया, सीपी, बराबर। तो अब मैं क्लियर कट एक ही फॉर्मूला पे जाऊंगे, ठीक है, और वो मेरा फॉर्मूला किसका होगा भाई, किरचॉफ इक्वेशन का। लेट्स मूव, ठीक है, आ जाइए। मुझे पता है किरचॉफ इक्वेशन थे डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP, ठीक है, T2 माइनस T1, ओके। डेल्टा एच T2 तो मुझे फाइंड आउट करना है, T2 इज माई 250 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको T2 लिख देती हूँ। T1 मेरे पास 200 पे कितना था बेटा जी, 24। डेल्टा CP इज व्हाट, CP ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज दिस ना, तो राइट इट एज 0.031 माइनस 0.055, बोलो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का मतलब आपके पास क्या, अच्छा एक बात याद रखना, हमेशा हमें टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, हमेशा हमें टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। बट बच्चा जब डिफरेंस होता है ना, तो एक बात याद रखो, मैं 250 में से, या मैं और छोटा एग्जांपल देती हूँ, मैं 10 में से 0 माइनस करूँ, या मैं 283 में से 273 माइनस करूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, समझ आया। तो जब डिफरेंस है ना, डिफरेंस, उस टाइम पे आप डिग्री सेल्सियस में खेलो, डिग्री केल्विन में खेलो, आपके पास जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी दैट वुड ऑलवेज बी सेम। तो मैं इसको केल्विन में नहीं कन्वर्ट करके डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, डिफरेंस कितने का है बेटा, 50 का, बताओ, ठीक है। तो डिफरेंस अगर डिग्री सेल्सियस में बोले तो 50 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बोलेगा देन ऑल्सो इट वुड बी 50 केल्विन, बराबर। बट इफ यू वांट टू राइट ओवर हियर, तो डोंट एवर राइट इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अपनी एसआई यूनिट केल्विन होती है ना, तो इसीलिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, केल्विन में ही चलाना पड़ता है, डन, ठीक है। तो अब सिंपल, अब तो अपनी कैलकुलेशन ही बाकी है, तो कैन आई राइट डेल्टा एच T2 इज इक्वल टू 24, ठीक है, इसको मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4151 0.024 इंटू के अंदर आपके पास कितना आएगा, 50, सॉल्व इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी माइनस है ना, इट वुड बी अराउंड 22.8, और यूनिट क्या चल रही है ऊपर से देख रहे हो, कैलोरी पर ग्राम। दिस वुड बी योर आंसर, बताओ, इज दिस क्लियर, हाँ जी बताइए। अगर आपके पास पहला मेरा टाइप का क्वेश्चन आया, अगर मेरे पास दो टेम्परेचर हो, CP दे रखा हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, अपने पास दो डेल्टा एच की वैल्यू हो, ठीक है, और उनमें से कोई एक डेटा अपने पास मिसिंग हो, है ना, तो अपने को हमेशा बिंदास किरचॉफ इक्वेशन यूज कर देनी है, क्या तो वो होगी डेल्टा एच के लिए या फिर होगी वो डेल्टा यू के लिए, बताओ। क्या मेरा पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, ठीक है, थम्स अप, ओके। चलो अब आगे चल लेते हैं। देन लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कुछ हम लॉ बना देते हैं। लॉ का मतलब क्या कि भाई ऐसा 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 अपने को मान के चलना ही है, ऐसा है तो आप डायरेक्ट ऐसा कर लेना, डन है। जैसे कि पहला लवोइजियर एंड लैप्लेस लॉ। लवोइजियर और लैप्लेस लॉ क्या बोलता है, देखो सिंपल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड विद ऑपोजिट साइन। अब इंग्लिश छोड़ो, काम की चीज देखो, इधर देखो, ए ने दिया भाई बी, ए ने क्या दिया बी, और जब ए ने बी दिया तो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आई, लेट अस सपोज इट इज एक्स कैलोरीज, कितनी आई है बच्चा, एक्स कैलोरीज, बराबर। अगर मैं बी गिव्स ए कर दूं तो मैंने रिएक्शन को पलट दिया, क्या कर दिया मैंने, रिएक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया भाई, मैंने पलट दिया। और अगर मैंने पलटा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स कैलोरीज। मतलब आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना बेटा जी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या रहेगा, सेम, जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ किस में पड़ेगा, साइन में। अगर ये होगा प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ऊपर वाला हुआ माइनस तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस। सिर्फ साइन रिवर्स कर देने के आपके पास जो ओवरऑल न्यूमेरिक वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम। बोलो डन है, हाँ जी ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ R गिव्स P है वो 10 है, तो P गिव्स R कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, -10। क्लियर, यही आपके पास आपका पहला लॉ है, लवोइजियर एंड लैप्लेस लॉ। चले आगे आ जाओ नेक्स्ट। फिर कह रहा है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। देखो हेस लॉ नाम है,
ठीक है। हीट समीशन मतलब क्या, समीशन मतलब क्या, हर चीज को जोड़ रहे होंगे अपन लोग, बराबर ना। अब देखो, पहले मैं अपना एक लोकल एग्जाम्पल देती हूँ, फिर अपन थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे। मान लीजिए भाई मैं वडोदरा हूं, मुझे वडोदरा से जाना है लेट सपोज श्रीनगर। ओके है, अपनी वैकेशन है भाई, अपन घूमने जाएंगे, ठीक है, ओके है। अब वडोदरा से बच्चा अगर मुझे श्रीनगर जाना है तो मैं क्या करूंगी। अब मुझे किसी ने बोला भाई डायरेक्ट जाना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे लिए पहला स्टेप, मैं वडोदरा से जाऊं दिल्ली, दिल्ली से कहाँ जाऊं, श्रीनगर, बताओ, पहला रूट डन है। दूसरा, लेट अस सपोज मैंने कहा यार खर्चा बढ़ रहा है, एक काम करो वडोदरा से पहला चलो अहमदाबाद, अहमदाबाद से चले जाओ लेट अस सपोज दिल्ली, दिल्ली से कहाँ चले जाओ, श्रीनगर, बताओ। आपको एक चीज दिख रहा है मैंने क्या किया है, मैंने मेरी पूरे जर्नी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना भाई। मैंने यहाँ पे एक स्टॉपेज डाला कि भाई न्यू दिल्ली है, मान लो मुझे न्यू दिल्ली नहीं जाना। तीसरा, लेट अस सपोज वडोदरा से मैं चली गई बॉम्बे, बॉम्बे से मैंने डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पकड़ के मैं कहाँ चली गई भाई, श्रीनगर, बताओ, ठीक है। तो मैंने किया क्या भाई, मेरे पास टोटल मुझे कवर करना था वडोदरा से श्रीनगर तक का डिस्टेंस, बराबर। अब मैंने उसको अलग अलग वेज से, अलग अलग पाथ्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला, मैंने सोचा वडोदरा टू बॉम्बे, बॉम्बे टू श्रीनगर चली जाती हूँ। दूसरा, वडोदरा से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर चली जाती हूँ। वडोदरा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर चली जाती हूँ। मतलब आपको एक चीज़ समझ आई कि मैंने मेरे एंटायर प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, हाँ या ना, पक्का ना। मैंने उसको क्या कर दिया, स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस लॉ के हिसाब से लिख सकती हूँ कि भाई जो टोटल डेल्टा एच है, योर टोटल डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2, और इट विल बी डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4, और इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 5 प्लस डेल्टा एच 6 प्लस डेल्टा एच 7। आप कोई भी रूट से जा सकते हो। मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं इसका टोटल लिखूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जो मेरा डेल्टा एच टोटल है वो 1 प्लस 2 के बराबर हो सकता है, या फिर वो 3 प्लस 4 के बराबर हो सकता है, या फिर वो 5 प्लस 6 प्लस 7 के बराबर हो सकता है। मतलब अगर मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है, तो बस मुझे क्या करना है, अगर मैं अलग अलग डिफरेंट तरीके से मेरे पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो जो मेरा टोटल समीशन होगा हर स्टेप का, ठीक है, उसकी एंथैल्पी का सम टोटल एंथैल्पी के बराबर आएगा। अब आप फटाफट से मुझे इस गिवन रिएक्शन के लिए बता दो कि भाई मुझे चलना है ए से और मुझे जाना कहाँ पे है, बी पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, माई टोटल डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू व्हाट, पहला डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2, आप देख रहे हो 1 प्लस 2, और इट इज इक्वल टू, बताओ, डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4 प्लस डेल्टा एच 5। समझ आ गया है भाई हेस्लो क्या बोला, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी गिवन रिएक्शन हो तो अगर मैं उसको छोटे छोटे स्टेप्स में भी डिवाइड करूं, सो समीशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ ऑल स्टेप्स विल बी इक्वल टू योर टोटल डेल्टा एच ऑफ योर गिवन चेंज। क्लियर, आ जाओ। अब इसी का एक एग्जाम्पल है, फटाफट से मुझे बता दो, मुझे C प्लस O2 गिव्स CO2, मुझे यहां से यहां जाना है। कैन आई राइट माई डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू व्हाट, बताओ, डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2। भाई मेरा जो टोटल डेल्टा एच है वो डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 के बराबर होगा। डन है। आई थिंक सबको हेस्लो समझ आ गया होगा कि भाई अगर मुझे कभी भी हीट चेंज देखना है, ठीक है, तो आप पूरे के पूरे जो भी प्रोसेस है उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। हर स्टेप का जो डेल्टा एच होगा दैट वुड बी इक्वल टू, ठीक है, the summation of every step of delta h would be equal to your total delta h for the entire transformation. Clear? चलो नेक्स्ट। अब कुछ गोल्डन की पॉइंट्स। गोल्डन की पॉइंट्स क्या है, देखो इससे मुझे ये समझ आया कि
जो डेल्टा एच टोटल है, ठीक है, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेप 1, पहला पार्ट किस किस से इंडिपेंडेंट होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स, मैं ऐसा लिख देती हूं, नंबर ऑफ स्टेप्स, बोलो डन है। देन इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, बोलो डन है। ना ही वो स्टेप्स पे डिपेंड करेगा, ना ही वो इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा, और ना ही वो टाइम ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो भाई मेरे डेल्टा एच को आप, अगर आपको किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए निकालना है तो उसको कितने भी अलग अलग तोड़ के स्टेप्स में कर सकते हो, बीच में कितने भी इंटरमीडिएट्स बना सकते हो, और आप कितना भी टाइम लगा सकते हो। डन है? योर ओवरऑल द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच अकॉर्डिंग टू हेस लॉ विल ऑलवेज रिमेन सेम। क्लियर? ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है, हम देखेंगे अभी। एक बार फटाफट से कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं। जैसे कि अपना पहला टर्म है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बच्चा अपन ने अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखा। व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? आप जो भी गिवन रिएक्शन कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कर रहे हो, ठीक है। अब पर्टिकुलर कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है? वैसे तो इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, बट जनरली हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? जनरली हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं, ठीक है। वी टेक टेम्परेचर एज 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298.15 केल्विन, एक्यूरेट में दिखा जाए तो। प्रेशर हम लोग जनरली लेते हैं 1 बार, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 atm। 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार, तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या कि भाई मैं एक फिक्स्ड टेम्परेचर, लेट सपोज मैं 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे जब मेरे गिवन कंपाउंड का डेल्टा एच डेल्टा यू मेजर करूं तो मैं उसको बोल दूंगी भाई मेरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है एट कांस्टेंट प्रेशर, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बराबर है? तो इसके अंदर होगा क्या? तो जैसे डेल्टा एच आप लिखते हो ना, डेल्टा एच, बस एक चीज आ जाएगी, डेल्टा एच नॉट आ जाएगा। नॉट मतलब इट इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो दिस नॉट रिप्रेजेंट्स योर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉट लगा दिया मीन्स द एंटायर कैलकुलेशन इज डन या एंटायर ऑब्जर्वेशन इज डन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन इज वेरी क्लियर, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर 1 बार प्रेशर। क्लियर है? बताओ। चले भाई आ जाइए, अब फटाफट क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है x किलो जूल पर मोल, ओके। यहाँ पे मेरे पास है x, यहाँ पे मेरे पास है y और यहाँ पे मेरे पास है z। चलो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। अब अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, आ जाइए। सबसे पहली चीज बच्चा इसने बोला है कि फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक रिलेशनशिप इज करेक्ट। क्या सही है? बराबर। अगर मुझे सही कभी भी कोई भी चीज देखनी है तो हम ना किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेंगे। आप बताओ किसको पकड़े, पहले को, दूसरे को कि तीसरे को? पहले वाली आई थिंक कंप्लीट रिएक्शन दिख रही है, पहले को पकड़ ले। बराबर। एक रिएक्शन सोच लो जो मुझे बनानी है। भाई मुझे सी ग्रेफाइट चाहिए, मुझे सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस विल गिव यू, ठीक है, CO2 गैस। मुझे ना अभी ये रिएक्शन चाहिए। ये रिएक्शन मतलब आई वॉन्ट टू मेक X, ठीक है, किलो जूल पर मोल ऑफ, ठीक है, एनी कंपाउंड। बराबर। तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू मेक दिस। अब इस रिएक्शन को बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? मुझे कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, मुझे एक ऑक्सीजन गैस चाहिए और मुझे एक क्या चाहिए? CO2 चाहिए। परफेक्ट है इतना? अरे बोलो, ठीक है। अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट O2 और CO2 को यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो कैन आई टेक रिएक्शन 2? मैं 2 ले रही हूँ, देखना भाई। कार्बन ग्रेफाइट क्या दोनों सेम साइड है? आप देखो ना, ये ग्रेफाइट और ये ग्रेफाइट दोनों LHS साइड है। बराबर। पहला देखना क्या साइड सेम है। साइड सेम है तो एज इट इज टापो, नहीं सेम है तो पलटो। पलटोगे तो आपको अभी बताया था साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। बराबर। सेकंड मैं क्या देखूंगी यहाँ पे
कि आपके पास क्या एक कार्बन ही है, क्या मुझे एक ही चाहिए है? यस, तो मतलब मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। बोलो, पहला देखना क्या साइड सेम है? हाँ जी, साइड सेम है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन ग्रेफाइट ही है। ठीक है, प्लस हाफ O2 गैस विल गिव CO गैस। बोलो, और डेल्टा H की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? Y। बोलो, इतनी चीज़ क्लियर है? मुझे क्या चाहिए भाई? पहले कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, अब मैंने सोचा सेम साइड था, स्टोइचियोमेट्री सेम था, एज इट इज लिख दो, कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। CO गैस प्लस CO2 विल गिव CO2। आप देखो CO2 CO2, क्या ये दोनों सेम साइड तरफ है? सेम साइड, यस। क्या दोनों 1 1 है? हाँ जी, दोनों 1 1 है। तो मतलब मुझे नीचे वाले रिएक्शन को भी कुछ नहीं करना। CO गैस है प्लस हाफ O2 गैस है, मिलके क्या दे देगी? CO2 गैस। और डेल्टा H की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? Z। कितनी वैल्यू हो जाएगी? Z। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? चलो, अब व्हाट आई कैन डू, जस्ट ऐड 1 and 2। व्हाट आई विल डू, दिस इज रिएक्शन 1, दिस इज रिएक्शन 2, आई विल ऐड दीज 2। ऐड करोगे तो CO गैस से CO गैस आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल। मैं लिख सकती हूँ इट वुड बी कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, इट विल गिव यू एक और कितना हो गया भाई? 1 मिनट चेक कर लो। हाँ, प्लस CO2 गैस। क्या ये वही रिएक्शन है जो मुझे चाहिए थी? मैं इस रिएक्शन को बनाना चाहती थी इन दो की हेल्प से। देख लो, इज दिस रिएक्शन सेम एज द अबव वन? बताओ। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा बोला कि मैं डेल्टा H 1 था, ये 2 था, लेट अस सपोज ये 3 था, मैं डेल्टा H 1 बनाना चाहती थी, और डेल्टा H 1 बनाने के लिए मैंने 2 + 3 को आपस में क्या कर दिया? ऐड। अगर रिएक्शन ऐड हुई है बेटा तो उसके डेल्टा H को भी आपस में क्या करना पड़ेगा? ऐड। यही हेस्लो है, बताओ। ठीक है, तो कैन आई राइट 2 + 3 मतलब इट वुड बी x इज इक्वल टू y प्लस z। दिस वुड बी योर आंसर। x देख लो, x इज इक्वल टू y प्लस z। आपका आंसर कौन सा आ रहा है? ए। कौन सा आंसर आ रहा है? ए। इज दिस क्लियर? बोलो। ठीक है, तो क्या आपको हेस्लो के क्वेश्चन समझ आए? आपके पास ऐसे रिएक्शंस होंगी, एक रिएक्शन आपको उससे बनानी होगी। बनाने के लिए क्या करो आप? प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ करो, बट ध्यान रखना जो आप रिएक्शन के साथ करेंगे वैसा ही आपको उसके डेटा के साथ भी करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, कैलकुलेट कर लो फाइनल, जो भी फाइनल आएगा डेट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट के अंदर चल रहे हैं, देखो जरा। 2 रिएक्शंस आर गिवन। कह रहा है इन दोनों की मदद से मुझे ये चाहिए, इन दोनों की मदद से मुझे क्या चाहिए? नीचे वाला चाहिए। अब मैं कैसे करूंगी? देखो, सबसे पहले मैं मेन चीजों पे फोकस करती हूँ। पहला, मुझे 3 कार्बन चाहिए। आई वॉन्ट 3 कार्बन। अगर मुझे बेटा जी 3 कार्बन चाहिए हैं तो कार्बन की रिएक्शन ये रही। पहले तो देख लो क्या साइड सेम है? हाँ जी, साइड सेम है। सबसे पहले मैंने क्या देखा है यहाँ पे कि मेरे पास साइड क्या है? सेम। तो मैं पहले ले लेती हूँ C कार्बन प्लस हाफ O2 विल गिव CO गैस। ठीक है, और डेल्टा H को मत भूल जाना। देखो इसके ऊपर नॉट है, नॉट है मतलब स्टैंडर्ड डेटा पे इट इज ओके, रिएक्शन के कंडीशन स्टैंडर्ड है भाई। तो -110 है, देख लो बराबर है। ठीक है, किलो जूल पर मोल इज ओके। आप कॉमन में ले लेना, दिस इज किलो जूल पर मोल। ठीक है, सारा डेटा। अब बात करते हैं बेटा मुझे कितने कार्बन चाहिए? 3। मतलब मुझे नीचे वाली रिएक्शन को 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। पहले साइड देख लो, साइड सेम थी तो पलटने की जरूरत नहीं है। साइड सेम हो गई, फिक्स हो गया। फिर देखो कितने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो ये कह रहा है कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करो। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो कर दो भाई, मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 3। इट वुड बी 3 कार्बन प्लस 3/2 O2 गैस विल गिव 3 CO गैस। और अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके डेटा को भी 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बताओ, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है मुझे Fe2O3 चाहिए। Fe2O3 बराबर है
Fe2O3। अब मैं Fe2O3 के अंदर अगर मैं चलूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे Fe2O3 LHS है और इधर Fe2O3 RHS है। मतलब मुझे ऊपर वाली रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, है ना। और पलटना पड़ेगा मतलब मैं डेल्टा एच के आगे साइन क्या कर दूंगी, ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे करूँगी, आ जाओ मैं बोल सकती हूँ। Fe2O3 गिव्स, क्या हो जाएगा भाई, सॉलिड है तो सॉलिड लिखते जाना, विल गिव 2Fe सॉलिड प्लस कितना कर दूं मैं, 3/2 O2 गैस। और अगर मैं पलटती हूँ तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, वो अभी अपन ने पढ़ा था लो, अपना फर्स्ट लो, ठीक है। वो बोलता है अगर आपकी रिएक्शन रिवर्स होगी तो आपके पास न्यूमेरिक डेटा तो सेम रहेगा बट सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो अपना साइन क्या हो जाएगा, -822 की जगह आपके पास क्या होगा, +822 किलो जूल पर मोल। बताओ किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? पहला मैंने थ्राइस किया और दूसरा मैंने ये किया। अब मैं दोनों को ऐड करती हूँ, लेट्स ऐड करते हैं, आ जाओ भाई। ऐड के लिए मेरे पास कुछ कट रहा है, आई थिंक ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स राइट फर्स्ट 3 कार्बन सॉलिड, दूसरा Fe2O3 आपके पास क्या हो रहा है, सॉलिड, विल गिव, क्या दे देगा भाई ये बताओ, ठीक है, 2Fe सॉलिड प्लस CO गैस। क्या ये वही रिएक्शन है जो मुझे चाहिए थी? देख लो, 3 कार्बन सॉलिड, Fe2O3 सॉलिड, 2Fe सॉलिड, 3CO गैस। बताओ क्या ये सेम रिएक्शन है ना। और यही तो अपने को चाहिए था भाई। और अगर यही हो गया तो मतलब सिंपल, मैं इन दोनों डेटा को यहाँ पे डेल्टा एच को भी आपस में क्या कर दूंगी, ऐड। -330 प्लस 822, बता दो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है। तो मैं कर दूँ, इट वुड बी 822 -330, तो 2 9 दैट वुड बी 4, तो इट वुड बी 492, है ना। और यूनिट क्या चल रही है भाई, किलो जूल पर मोल। सो 492 वुड बी योर आंसर। देख लीजिए एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को, है ना। अगर छोटा सा भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, बताओ इज दिस क्लियर, ठीक है। क्या हेस्लो के क्वेश्चन सबको समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इफ कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट x किलो जूल, ओके। बच्चा आपको एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे देखो 3 रिएक्शन है, पहली, दूसरी, तीसरी, बताओ। और प्लस आपके पास कोई चीज दे रखी हो, प्लस मतलब क्या है, अब प्रोडक्ट की तरफ है, मतलब एक्सोथर्मिक है ना। चलो अब पहले तो मैं एक बार इन सारी रिएक्शंस को लिख लेती हूँ, फिर आगे की स्टोरी बाद में देखेंगे। आ जाओ। कह रहा है भाई कि मेरे पास कार्बन डायमंड है, विल गिव कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। और इसका जो डेल्टा एच की वैल्यू, अब मैं सब ऐसा लिख देती हूँ, इट इज -x, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। यूनिट भाई सबकी किलो जूल पर मोल ही है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो मैंने बोला कार्बन डायमंड विल गिव कार्बन ग्रेफाइट, डेल्टा एच की वैल्यू है -x किलो जूल पर मोल, ठीक है। दूसरा है कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस विल गिव CO2 गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, -y। क्लियर है। तीसरा है आपके पास कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस विल गिव CO2 गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास कितनी, ओ एक मिनट गलती कर दी, ये ग्रेफाइट है ना बच्चा, तीसरा कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस विल गिव CO2 गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -z। क्या ये तीनों रिएक्शन क्लियर है? देख लो, डायमंड ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड O2 CO2, तीसरा ग्रेफाइट O2 CO2। बताओ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आराम से देख लो, डन है, मैंने तीनों लिख दी। अब ना मैं एक रिएक्शन को चूज कर लेती हूँ जो मैं बनाना चाहती हूँ। मैं ये वाली करूँ क्योंकि इसमें दोनों लोग आ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैम फर्स्ट ही क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हारा जो मन करे वो चूज कर लो।
ठीक है, मैं ये रिएक्शन बनाना चाहती हूँ और ये रिएक्शन बनाने के लिए मेरे दिमाग में क्या चमकेगा? पहला, मुझे कार्बन डायमंड चाहिए और दूसरा मुझे कार्बन ग्रेफाइट चाहिए। डायमंड मतलब मैं इस तरफ की बात करूँ तो डायमंड मुझे चाहिए LHS पे और ग्रेफाइट मुझे किस पे चाहिए बेटा? RHS पे, है ना। अब आ जाओ, पहला मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ कार्बन डायमंड, ठीक है, प्लस O2 गैस विल गिव CO2 गैस। डेल्टा H की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? -y। क्लियर है। दूसरा, मैंने देखा सेम साइड है, सेम स्टोइचियोमेट्री है, मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बराबर। अब मैं ग्रेफाइट की बात करूंगी तो नीचे वाले रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। CO2 गैस विल गिव, क्या हो जाएगा? कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस। डेल्टा H की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी बच्चा? मैंने पलटा ना रिएक्शन को, पलटा मतलब आपके पास देखो न्यूमेरिक डेटा तो सेम रहेगा बट उसका साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा ना बच्चा। तो मैं यहां पे लिख दूं +Z। बोलो, इज दिस क्लियर? बताओ। और अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को अब आपस में कर देती हूँ ऐड कैसे करूंगी? O2 से O2 काट दो भाई, CO2 से CO2 काट दो, बचा क्या? डायमंड विल गिव ग्रेफाइट। अरे बोलो, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब मैंने ऐड किया तो मैं टोटल, मेरा जो डेल्टा H टोटल है, टोटल कितना है बताओ? -x। दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? -y + z। अब देखो, अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अब ये आपके पास कह रहा है -x इज इक्वल टू -y + z। कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? -x था, -y था, -z था। ओके, अपन पलट के देख लेते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू y - z। देखो ना, माइनस को इधर ले आई तो नेगेटिव का हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का हो गया नेगेटिव। दिस और दिस दोनों ऑप्शन चलेंगे, है ना। तो इस वाले फॉर्मेट में नहीं था तो मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो आई थिंक आपको दिख ही रहा है कौन सा ऑप्शन आ रहा है? x इज इक्वल टू y - z। दिस D 2025, मतलब आप देख लो इसी साल का आपका PYQ का क्वेश्चन है। कितना ईजी है ना? देख लो, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो माई आंसर वुड बी D इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y - z। कोई कंफ्यूजन? तो हेस लो के क्वेश्चंस करने का आपको मेरा पूरा ट्रिक समझ आ गया है। मैं एक ही चीज करती हूँ, अगर आपने अच्छे से नोटिस किया हो तो। सबसे पहली चीज मैं क्या करती हूँ, मैं एक रिएक्शन पकड़ लेती हूँ जो मुझे बनानी है, ठीक है। दूसरी चीज मैं लिखती हूँ कि जो रिएक्शन मुझे बनानी है उसमें RHS और LHS में क्या आइटम है, तो वो सेम चीज मैं नीचे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको आइटम्स को साइड के हिसाब से अलाइन करती हूँ। साइड मतलब कि भाई मैं देखती हूँ RHS में है तो मेरा जो भी गिवन रिएक्शन हो RHS में रहे, LHS वाला LHS में रहे। अगर ऐसा उल्टा हो रहा है तो मैं पलट के साइन बदल देती हूँ। क्लियर है? दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फिर मैं स्टोइचियोमेट्री को अलाइन करने की ट्राई करती हूँ। स्टोइचियोमेट्री कैसे अलाइन करती हूँ? भाई मुझे दिख रहा है कि कोई चीज 1 है बट मुझे चाहिए 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर मैं मेरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं डेटा को भी 3 से क्या करती हूँ? मल्टीप्लाई। तो बस 2 ही चीज ध्यान में रखने का, क्या चाहिए बराबर, जो चीज चाहिए है क्या वो RHS में है कि LHS में है। दूसरी, क्या उसकी स्टोइचियोमेट्री सेम है जो पूछी हुई है या फिर कुछ अलग है, बराबर। ये 2 चीजें हो जाएं, फिर ऐड करोगे तो आपके पास टोटल डेल्टा H भी आपस में क्या हो जाएगा? ऐड, एंड दैट वुड गिव यू योर आंसर। बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देख लो, डन है। चले अपन आगे, आ जाओ, ठीक है। तो अब आई थिंक अपने हेस लो के क्वेश्चंस यहाँ पे वाइंड अप हो गए हैं, है ना। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे चलते हैं टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में आपके पास क्या होता है बच्चा? हीट ऑफ रिएक्शन अब अलग अलग तरीके की आएंगी। सबसे पहला है अपने पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मेरा पहला जो है दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई थिंक नाम से आपको आधी चीजों का आइडिया हो गया होगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपका क्या होगा। पहली चीज, फॉर्मेशन मतलब कोई चीज बन रही है। फॉर्मेशन मतलब आपके पास क्या होगा कि कोई चीज क्या कर रही है? बन रही है ना। तो अब मैं एक एग्जांपल लेती हूं, ठीक है। पहला कार्बन, और कार्बन का मैं स्टैंडर्ड स्टेट लूंगी ग्रेफाइट। क्या लूंगी कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट? ग्रेफाइट प्लस O2 गैस। स्टैंडर्ड स्टेट है भाई ऑक्सीजन की, ठीक है। इट विल गिव यू CO2 गैस। अब मैंने यहां पे 2 चीजें हैं
जो माइंड में रखी थी। पहला, मेरा प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल ही बनना चाहिए है। रूल नंबर 1, ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? 1 मोल, ऑलवेज 1 मोल। क्लियर है? अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कर रहे हो तो मेक श्योर कि प्रोडक्ट के आगे की स्टोइकियोमेट्री कितनी होनी चाहिए? 1। क्लियर है? प्रोडक्ट शुड बी 1 मोल। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्या ध्यान में रखी कि आपके पास जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सब स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए हैं। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब वो स्टेट जिसमें वो एक्चुअल में अर्थ क्रस्ट में अपने आजू बाजू मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन अपने एटमॉस्फेयर में गैसियस स्टेट में मिलती है, बराबर ना? नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में मिलती है, हाइड्रोजन गैस में मिलती है, कोई मेटल है तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, बराबर ना? तो अगर मेरे पास कोई भी एक एलिमेंटल फॉर्म जो है किसी भी एक गिवन क्या बोल सकते हो अपन, गिवन क्या बोलूँ, एलिमेंट की, बराबर, तो सिंपल है, उसकी जो ग्राउंड स्टेट है, सबसे स्टेबल स्टेट है, जिसे अपन बोल रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, हमें उसी में ही अपने सारे रिएक्टेंट्स को लेना है। इमेजिन करो मुझे H2O बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक H2O, बराबर। अगर मुझे H2O बनाना है तो मुझे क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहली चीज़ H2O शुड बी 1 मोल, पहला इट शुड बी व्हाट? 1 मोल। और H2O बनाने के लिए मुझे एक तो चाहिए है यहाँ पे H2 गैस और दूसरा मुझे यहाँ पे चाहिए है हाफ O2 गैस। अरे बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो पहला, योर प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी, ध्यान रखना, दिस प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी व्हाट? 1 मोल। क्या होना चाहिए ये? 1 मोल। और दूसरा, आपके जो रिएक्टेंट होने चाहिए वो किस में होने चाहिए बच्चा? स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही आप इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हो। डन है? ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। इमेजिन करो, मैं इस रिएक्शन को ऐसे ना करके ऐसे लिख दूँ तो लेट अस सपोज कि कोई मुझे बोले कि आप ये सब छोड़ो ना, आप ऐसा लिखो ना, H2, ठीक है, गैस प्लस O2 गैस विल गिव H2O, ठीक है, और बैलेंसिंग कर रही हूँ 2 और 2। क्या है भाई? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन में कोई गलती नहीं है, तो क्या वो चलेगी? वो चले तोगी, बट उसे अपन एंथैल्पी या इस रिएक्शन से जो हीट निकलेगी उसे, या हीट एब्जॉर्ब होगी उसे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि उसके लिए मेरा प्रोडक्ट 1 मोल मैंडेटरी है और मेरा रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन तो फुलफिल्ड है कि रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है, बट दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं है। आप देख रहे हो आपका प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पे देख लो कितना है, 2 मोल। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्राइटेरिया। तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको भी बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ? H2O, बट यहाँ इसको मैं लिख सकती नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैंने इतनी बात कर ही दी है तो सिंपल, अगर मैंने कार्बन ग्रेफाइट की जगह अगर कार्बन डायमंड को ले लिया तो भी अपन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट जो ली गई है ना बच्चा, वो अपन ने क्या ली हुई है? ग्रेफाइट। तो अगर ग्रेफाइट ली है तो हमें ग्रेफाइट से ही डील करना पड़ेगा। बोलो डन है? ठीक है, चलो नेक्स्ट चल लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो होगा क्या, अब न्यूमेरिकल पार्ट में एक क्वेश्चन ऐसे आया कि 4 रिएक्शन दे देगा MCQs में अपने जेईई मेंस में, और बोलेगा बताओ विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, विच करेक्टली रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वट एवर, लेट अस सपोज CO2 H2O, जो भी एक गिवन कंपाउंड होगा। तो उसके अंदर तो मैं 2 कंडीशंस ध्यान में रख लूंगी तो मेरा हो जाएगा। दूसरा, आपके पास न्यूमेरिकल डेटा आएगा। न्यूमेरिकल डेटा कैसे आएगा अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक रिएक्शन दी है, AA प्लस BB गिव CC प्लस DD। क्या रिएक्शन दी है मेरे पास? AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। ओके है, ये रिएक्शन दे दी और मुझे कोई बोले कि भाई डेल्टा H निकालो। अब देखो, एक तो डेल्टा H का तरीका मैंने आपको भी सिखाया है, कौन सा? हेस लो। इंडिविजुअल को लिखो, जो चाहिए उसको लिखो, ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, अल्टा पल्टा जो करना है करो भाई, वही रिएक्शन ले आओ जो चाहिए है। क्लियर है? तो मेथड 1 इज बाय यूजिंग हेस लो। क्लियर? अगर हेस लो हो गया तो बेस्ट है, और नहीं हो पाया ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट डेटा दे देगा तो भाई एक बात सोचो, अब कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव में मैं 15 रिएक्शन तो बनाने बैठूंगी नहीं,
है ना। तो उस टाइम पे हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, बराबर। तो पहला, अगर आपको कोई भी एक रिएक्शन दे दी और इस रिएक्शन के अंदर इफ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ओके, ऑफ, मैं ऐसा कर दूं क्या, रिएक्शन की जगह, बल्कि मैं ऐसा लिख देती हूँ, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, ऑफ reactants and products are given। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भाई सबकी क्या दे दी उसने, हीट ऑफ फॉर्मेशन। भाई ए की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दी, बी की दे दी, सी की दे दी, डी की दे दी। ऐसे केस में अगर मुझे हीट ऑफ रिएक्शन चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ध्यान देना। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला वैसे तो क्लियर दिख ही रहा होगा, है ना, शॉर्टकट के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ओके। मैं इसको एग्जैक्ट वो भी कर देती हूँ। आई विल राइट इट एज, देखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और मुझे पता है कि भाई प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, तो आई विल राइट समीशन माइनस समीशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब मेरा फॉर्मूला लगेगा P माइनस R। मैं इसको यहाँ पे एलाबोरेटेड फॉर्म में लिख रही हूँ, तो C इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D माइनस A इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A माइनस B इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। बताओ क्या किया मैंने, यहाँ पे तो मैंने लिए हैं प्रोडक्ट मेरे पास C और D थे, आप देख सकते हो C एंड D, और यहाँ पे मैंने लिए हैं रिएक्टेंट इज A एंड B। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो दिस इज माय मेन फॉर्मूला, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब सिंपल सी चीज होती है कि अब माइंड में पता है एक दो चीजें और आती हैं। क्या आता है चीज़ों के अंदर, अपन उसकी बात कर लेते हैं। पहला, जैसे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट क्या है, बराबर। तो मैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज लोग हैं उनकी एक बार, या एलिमेंट्स हैं उनके एक बार सबकी स्टैंडर्ड स्टेट लिख देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो अपने पास होती है ग्रेफाइट, ओके है, ठीक है। फिर कोई भी मेटल है, ठीक है, एनी मेटल विल बी प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ऑक्सीजन की मेरे पास क्या मिलेगी, गैस। नाइट्रोजन की क्या मिलेगी, गैस। सल्फर की आपके पास कौन सी होगी, रोम्बिक सल्फर आपके पास रोम्बिक होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका एलोट्रोप माना जाता है। फिर फोस्फोरस आपको किस में मिलेगा, वाइट के अंदर, अरे बताओ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्लोरीन हमेशा किस में होगा, गैस। फ्लोरीन आपके पास किस में होगा, गैस। ब्रोमीन आपके पास किस में होगा, लिक्विड। आयोडीन आपके पास किस में होगा, सॉलिड, ठीक है। कोई भी H+ है तो H+ का जनरली आपके पास किस फॉर्म में मिलेगा, एक्वस, ठीक है। तो मोस्टली आप देखेंगे कि इन्हीं में से आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ आएगा। एटलीस्ट आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, पता है ना, मर्क्यूरी इज प्रेजेंट इन लिक्विड, येट मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज द ओनली मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कार्बन ग्रेफाइट है, सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, दीज ऑल आर योर स्टैंडर्ड स्टेट्स जो अपने को याद होनी चाहिए। क्लियर है, ओके है, ठीक है। और एक और चीज बताऊं, जो आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड लगा दिया, मतलब आपके पास क्या होता है, H0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ये आपके पास किसी भी एलिमेंट की क्या मानी जाती है, 0, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट in its standard state is taken as 0। बोलो, is this clear? अरे बता दो,
डन है? तो बताओ किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? चले अपन आगे, आ जाओ। अगर हमने फॉर्मेशन देख लिया, फॉर्मेशन का भाई है ये कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक गिवन कंपाउंड ले रहे हैं, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहा है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है। वो जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कैन आई राइट, आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, आई एम बर्निंग इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर? तो लिख दो, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एग्जांपल देखो, मैं ले लूँ, लेट सपोज मैंने मीथेन लिया, मीथेन CH4 है, ठीक है। अब CH4 गैसियस फॉर्म में है, लेट सपोज मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, प्रोडक्ट इज फिक्स्ड, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो मैंने बोला लेट्स बैलेंस इट, 1 मोल होना चाहिए भाई, रिएक्टेंट शुड बी 1 मोल। ध्यान रखना, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट 1 मोल होता था, इधर कंबशन में रिएक्टेंट 1 मोल होना चाहिए, रिएक्टेंट शुड बी 1 मोल, ठीक है। अब CH4 प्लस O2 है, तो मैं यहाँ पे कर दूँ 2H2, 1 कार्बन, 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी आपके पास कितने हो गए, बोलो, इज दिस क्लियर? अब इस गिवन रिएक्शन में जितनी भी हीट रिलीज हुई है, जितनी भी हीट आपके पास क्या हुई है, रिलीज हुई है, नेगेटिव, ठीक है, उसे आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या बोल दोगे उसे बेटा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बताओ, ठीक है। तो मैंने 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लिया, उसको बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बर्न करने के बाद जितनी भी हीट रिलीज हुई है, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर? ठीक है। अब मैं इसके लिए भी लिख सकती हूँ कि लेट अस सपोज मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ फॉर एनी गिवन रिएक्शन, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। मैंने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है, A प्लस B गिव्स C प्लस D। अब मैंने ये जो रिएक्शन लिखी है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? नाउ लेट्स सी। अब मैं बोलूँगी कि इफ heat of combustion of reactants and products are given, of reactants and products are given, बराबर, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, कंबशन की हीट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दे दी गई। अब दे दी गई तो मैं क्या करूंगी, और मुझे कोई बोले लाओ भाई आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल दो, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो मैं करूंगी सिग्मा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो बच्चा, आपकी इच्छा होती है आप कैसे लिखना चाहते हो, बराबर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या आपको डिफरेंस समझ आया? डिफरेंस पता है क्या है? जब मेरे पास फॉर्मेशन का डेटा था तो मेरा फॉर्मूला था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट जब मेरे पास कंबशन आया तो मेरा फॉर्मूला हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आ जाइए, क्या मैं यहाँ पे फटाफट ये करना चालू करूँ? आ जाओ। अब रिएक्टेंट क्या है बताओ? A इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ A, B इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ B। एक फॉर्मेट सेम रखती हूँ ना, रिएक्टेंट डन हो गए, माइनस C इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C माइनस D इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ D। सिंपल, मैंने क्या कर दिया भाई, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आ जाइए, ठीक है। तो दिस इज माय कोर फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे स्टार करना चाहूंगी, दैट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। देख लो आपके पास क्या है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? बता दो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ पे? डन,
ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डन। अब इसके एप्लीकेशन में क्या होगा, देखो जनरली इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ऐसे 4 फ्यूल्स देंगे, 4 फ्यूल मतलब फ्यूल इज एनीथिंग जिसको मैं बर्न करूं और बर्न करूं तो बहुत सारी एनर्जी आपके पास क्या हो, रिलीज हो, बराबर है, ठीक है। अब मैंने कोई भी एक गिवन फ्यूल को देखा, उस फ्यूल को देखने के बाद मेरे पास क्वेश्चन आएगा, बताओ किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन लिया और मुझे हाइड्रोजन को जला देना है, बराबर। और अगर मैंने हाइड्रोजन को जलाया, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन को जलाओ, जलाने के बाद जितनी भी हीट रिलीज होती है ना, मैं उसे बोलूंगी दैट वुड बी द कैलोरीफिक वैल्यू या फिर फ्यूल वैल्यू। बेस्ट फ्यूल जो अवेलेबल है अपने पूरे के पूरे अर्थ पे दैट इज हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन को मेंटेन करना अपने लिए इतना मुश्किल है कि हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल आजकल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी आर अंडर गोइंग रिसर्च इनटू इट, डन। तो मेरे पास कैलोरीफिक वैल्यू का क्लियर है कि भाई कितनी हीट इवॉल्व होगी अगर 1 ग्राम सब्सटेंस को मैं क्या करूं, कंप्लीटली बर्न कर दूं, ठीक है। कंप्लीटली बर्न का मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं, कैलोरीफिक वैल्यू विल बी हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, डन, ठीक है। क्योंकि मोलिकुलर वेट आपके पास किस में होगा, जल्दी बताओ, ठीक है। ईदर इट वुड बी इन मोल, ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ इट वुड बी इन ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डायरेक्ट कैलोरीफिक वैल्यू आएगी। तो मैं बोल दूँ हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे मुझे एक ही चीज ध्यान रखनी है, हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू, हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर विल बी द फ्यूल, बेटर विल बी फ्यूल। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, 3-4 अलग अलग फ्यूल्स आएंगे, 3-4 अलग अलग फ्यूल्स के अंदर उनका डेटा आएगा कि भाई इतनी हीट रिलीज हुई। पहली बात तो मॉलिक्यूलर वेट से मुझे डिवाइड करके उनकी पहले कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लेनी है, और जिसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा आएगी, ज़्यादा बराबर, वो ही उतना अच्छा आपके पास क्या होगा, फ्यूल होगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या कवर किया, हेस लॉ, फिर अपन ने कवर किया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर हमने किया एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डन, ठीक है। सो आई थिंक हमें आज यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए, कल हम इस तरीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे, डन। एंड टुमारो वी विल प्रोसीड मोर टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पार्ट दैट वी हैव स्टडीड टुडे, ठीक है। तो अभी के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू subscribe our channel, ठीक है, watch our videos and do like and subscribe more. Thank you so much.